नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम बाय गोविंद सर पर। हम बायोलॉजी की जो सीरीज चला रहे हैं उसकी आज दूसरी क्लास है। कक्षा 12 का जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो उसकी आज दूसरी क्लास है। कल हमने जो पहली क्लास की थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने पुष्प की आंतरिक संरचना पढ़ी थी। पुष्प के जो संरचना के भाग होते हैं यानी स्त्री केसर और पुंकेसर, उनके बारे में पढ़ा था। परागण के बारे में पढ़ा था कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, और भी कुछ अन्य चीजें पढ़ी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पुनः प्लीज उस क्लास को देख के इस क्लास को देखें, क्योंकि उस क्लास से ही ये क्लास जो है वो जुड़ी हुई है। अगर आप उस क्लास को देख के आएंगे तो आपको आज की क्लास जो है वो समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगी। तो ठीक है, चल रहा है, आज हम शुरू करते हैं। आपके अगली जो आज की क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु से परागकण। जैसे परागकण क्या होता है ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको आज जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लघु बीजाणु से परागकण। कल हमने पढ़ा था कि परागकोश कुछ इस प्रकार का होता है। यह परागकोश की जो आंतरिक संरचना है वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है कल हमने सब पढ़ा था। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। अब परागकण की संरचना क्या होती है, परागकण कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, मान लीजिए परागकण है, इसे कहते हैं नर युग्मकोद्भिद है। इसे क्या कहते हैं, इसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर एक केंद्रक नामक संरचना पाई जाती है और कुछ क्या पाई जाती है, रिक्तियां या राजधानी पाई जाती है। ये होता है केंद्रक और ये होती है रसधानी। क्या होती है, रसधानी होती है। केंद्रक होता है और ये रसधानी होती है। अब किस प्रकार से जो परागकण है परिपक्व होता है और निषेचन क्रिया के लिए तैयार होता है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका परागकोश था। क्या है ये है आपका परागकोश। और परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं जिन्हें हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और अब ये किस प्रकार से तैयार होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो पढ़ेंगे हम कि जो परागकण है वो किस प्रकार से परिपक्व होता है। तो ये है आपका एक परागकण है। ठीक है, ये आपको परागकण है, पॉलन ग्रेन है, इसको इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक, तो इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और एक राजधानी पाई जाती है, मैं जैसे भी आपको बताया। फिर ये क्या होता है कि जो केंद्रक है इसमें स्ट्रोमेटिन तंतुओं से क्या होता है, इसका विभाजन होता है। क्या होता है, इसका विभाजन होता है स्ट्रोमेटिन तंतुओं से। तो स्ट्रोमेटिन तंतु क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से, ये लंबी संरचना होती है, इसको इस प्रकार से, ठीक है, इसको विभाजित करते हैं और यहाँ पे राजधानी है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्ट्रोमेटिन तंतु। स्ट्रोमेटिन तंतु होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको विभाजित करने का काम करते हैं। पुनः क्या होता है जब ये ऐसे विभाजन होता है तो क्या आपको किस प्रकार की संरचना मिलती है, आपको कुछ इस प्रकार की संरचना मिलती है। किस प्रकार की संरचना मिलेगी, कुछ इस प्रकार की संरचना मिलेगी। यानी कि आपको ये जो कोशिका है ये दो भागों में बढ़ चुकी है और आपकी जो रिक्तिकाएं हैं वो छोटी छोटी हो गई हैं। तो पहले कोशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि इस एक ये होती है केंद्रिका, और जो दूसरी कोशिका बनती है इसे कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं, जनन कोशिका। क्या कहते हैं, जनन कोशिका। तो अब जो पॉलन ग्रेन आपका परागकण होता है वो दो भागों में बढ़ चुका है, यानी कि इसका जो मध्य वाला भाग था ये दो भागों में बढ़ चुका है। एक को हम कहेंगे केंद्रिका, दूसरे को हम कहेंगे जनन कोशिका। तो ये आपका लघु बीजाणु से, यानी कि लघु बीजाणु से परागकण बनने की प्रक्रिया है। ये आपका लघु बीजाणु है। ठीक है, इसमें आपका केंद्रक है और ये राजधानी है, मैंने आपको बताया ही। फिर ये क्या होता है, परिपक्व होता है स्ट्रोमेटिन तंतुओं द्वारा। इसका जो ये बीच वाला भाग है इसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे ही दो भागों में विभाजित होता है, इसको एक भाग को कहते हैं केंद्रिका और दूसरे भाग को कहते हैं जनन कोशिका। ये जो जनन कोशिका है यही निषेचन की क्रिया में क्या होता है, भाग लेती है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं खालिस्तान, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम राजधानी कहते हैं। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम रसधानी कहते हैं। तो आपका ये हो गया क्या, लघु बीजाणु से परागकण के बनने का जो वो है क्रम है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आता है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं जो अंडाशय होता है उसमें किस प्रकार से परिपक्वता होती है। ठीक, तो अंडाशय कहाँ होता है, अंडाशय किसका भाग है, कल हमने बताया था कि अंडाशय जो है वो स्त्री केसर का भाग होता है। ठीक, तो अंडाशय के बीच
मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार की संरचना थी कल। तो ये जो भाग था ये क्या था आपका, यही अंडाशय था। ये क्या था, ये आपका यह अंडाशय था। तो इसी को हम समझेंगे इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दो कोशिकाओं क्या होती है, इनका विभाजन होता है। ये 2 से 4 होती है, 4 से 8 होती है। तो इनका विभाजन होगा तो ये किस प्रकार हो जाएगी, तो ये कोशिका क्या हो जाएगी, इसका विभाजन होगा तो ये 2 से 2 इधर हो जाएंगे और 2 से, अब ये कोशिका 2 से कितनी हो गई है, यहाँ 2 थी, यहाँ कितनी हो गई है, 4 हो गई है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो ये 2 से ये भी, ये 2 से ये भी 4 हो जाएंगी। तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4 कोशिकाएं और यहाँ पे 4 कोशिकाएं हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये इनका विभाजन हो रहा है। इसी में क्या होता है, इसमें ही अब आगे देखेंगे हम क्या होता है कि इसको, इसमें जो कुछ कोशिकाएं हैं वो एकदम ऊपर की तरफ चली जाती हैं, कुछ कोशिकाएं एकदम नीचे की तरफ चली जाती हैं, और जो बची हुई 2 कोशिकाएं हैं वो बीच में रहती हैं, जिनमें से एक कोशिका क्या बनाती है, एक कोशिका को हम कहते हैं केंद्रिका और दूसरे को कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं, जनन कोशिका। जिस प्रकार से आपने परागकण में देखा उसी प्रकार से इसमें अंडाशय में भी जो है क्रिया वो उसी प्रकार से होती है, यानी कि केंद्रिका और जनन कोशिका बनने की क्रिया भी ठीक उसी प्रकार से है। ठीक, तो क्या बन जाता है, अंडाशय में भी अंडाणु के अंदर क्या बनता है, एक केंद्रिका और एक जनन कोशिका बन जाती है, जो कि किसमें भाग लेती है, जो कि निषेचन क्रिया में भाग लेती है। तो हमने क्या देख लिया, लघु बीजाणु से परागकण हमने देखा था। ये क्या है, ये है अंडाशय का विकास। ये किसका विकास है, ये है अंडाणु का विकास। यह है अंडाणु का विकास। किसका विकास है, अंडाणु का विकास है। ठीक है, ये अंडाणु का विकास है। तो इसमें क्या होता है, एक कोशिका में 2 जो ये है ये अंडाशय, इसके अंदर 2 कोशिका, 2 से 2 4 बनी, 4 से 8 बनी, और 8 से फिर जो 2 कोशिका मेन होती है जिसमें एक केंद्रिका होती है और एक क्या होती है, आपकी जनन कोशिका होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अब निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। निषेचन की क्रिया मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन आज हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि परागण कैसे होता है। कल मैंने आपको परागण ही पढ़ाया था। ठीक है, तो आज निषेचन देखते हैं, निषेचन क्या होता है। तो ये आपका हो गया, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन यानी कि क्या पहुंच चुका है, आपका परागकण पहुंच चुका है। परागकण जब यहाँ पे पहुंच चुका है आपका, ये आपका परागकण है। ठीक है, और यहाँ पे आपका इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे आपका अंडाशय है। तो ये जो अंडाशय है यही क्या है, ये अंडाणु है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, दो कोशिकाएं हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, यहाँ पे आपकी 2 कोशिकाएं होती हैं, और इसमें भी कैसी 2 कोशिकाएं, एक केंद्रक है और एक क्या है, एक जनन कोशिका। ये जनन कोशिका धीरे धीरे क्या होती है, इस प्रकार से आगे बढ़ती है, ये इस प्रकार से अंदर इसमें, ये कौन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका से होता हुआ जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ पहुंचता है, ये अंडाशय के पास पहुंचता है। यानी कि ये दोनों जो ये जनन कोशिका और ये केंद्रक दोनों कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ जनन कोशिका और केंद्रक के पास पहुंचते हैं। जब यहाँ पहुंचता है तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में यानी कि पोलन ग्रेन और किसके अंडाणु के बीच क्या होती है, क्रिया होती है। तो जनन कोशिका जो होती है वो एक दूसरे से क्रिया करती है। ये अंडाणु है, ये आपका क्या है, अंडाणु है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पोलन ग्रेन है, ये परागकण है। तो जब दोनों के बीच क्रिया होगी तो ये दोनों के जो केंद्रक हैं, दोनों के केंद्रक क्या हो जाएंगे, मिलके एक केंद्रक बना लेते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही निषेचन कहते हैं। और ये जो जनन कोशिका थी, जनन कोशिका जो है वो भी आपस में क्या होती है, मिल जाती है, और एक जनन कोशिका दोनों मिलके बना लेती है। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना लेती है, दोनों मिलके एक कोशिका बना लेती है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, निषेचन। कभी कभी एक आपके जो बुक में टॉपिक है उसे कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या है, दोहरा निषेचन है। क्या है, दोहरा निषेचन है। तो दोहरा निषेचन क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, दोहरा निषेचन क्या होगा, निषेचन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोहरा निषेचन देखते हैं। तो
जैसे इसमें आप देख रहे होंगे एक परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक परागकण की जगह पे दो परागकण पहुंच जाते हैं, दो परागकण पहुंच जाते हैं कहां पर, वर्तिकाग्र पर। तो जो एक परागकण है, दो परागकण पहुंचे, क्या है ये परागकण है, ये क्या है, ये परागकण है। तो जो एक परागकण है तो वो एक अंडाणु के साथ क्रिया करेगा, अंडाणु की, यानी कि इसकी जो कोशिका है इसमें क्या क्या है, इसमें जो इसका केंद्रक है वो इसके केंद्रक से क्या करेगा, क्रिया करेगा। और जनन कोशिका और इसका जो केंद्रक है वो क्या करेगा, इसका जो केंद्रक है वो ये अंडाणु है, ये अंडाणु के केंद्रिका से क्रिया करेगा। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, फिर से समझा देता हूं आपको। इसकी जनन कोशिका से क्रिया करेगी और इसका केंद्रक जो है इसके केंद्रक से क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा, इन दोनों का जो जनन कोशिका है वो तो एक अंडाणु बना लेंगे, मुझे एक कोशिका बना लेंगे, और इसके साथ जो क्रिया हो रहा है वो भी एक बना लेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तिहरी संरचना बन, दोहरा निषेचन में क्या हो जाता है, त्रिसंलयित हो जाते हैं अंडाणु। फिर से दिखा देते हैं, हम आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है, कंफ्यूज ना हो आप उसके लिए। तो क्या होता है कि जनन कोशिका जो होती है इसकी परागकण की और जनन कोशिका जो होती है इसकी अंडाणु की, वो तो क्रिया करती ही है, लेकिन ये दोनों क्रिया करती हैं, साथ ही साथ क्या होता है, इसके केंद्रक से भी क्रिया हो जाती है, किसकी, परागकण की इसके केंद्रक से भी क्रिया हो जाती है। इस एक क्रिया के साथ साथ एक क्रिया ये भी होती है, जब ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी कि परागकण की जनन कोशिका और अंडाणु जनन कोशिका जब क्रिया करेंगे उसके साथ साथ जो है जनन, यानी कि इसका किसका, अंडाणु का केंद्रक और परागकण के साथ जब फिर से क्रिया कर लेगा, यानी कि क्या पहुंचते हैं, दो परागकण पहुंचते हैं कहां पर, वर्तिकाग्र के पास, दो परागकण पहुंचेंगे वर्तिकाग्र के पास, एक क्रिया करेगा अंडाणु से और एक क्रिया करेगा किसके, केंद्रक से। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम दोहरा निषेचन कहते है। दोहरा निषेचन में क्या होता है कि दो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, एक तो जनन कोशिका यानी कि अंडाणु उसकी जनन कोशिका से क्रिया करता है और जो दूसरा परागकण है वो उसके केंद्रक से क्रिया करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो आपने जाना निषेचन और आपने जाना दोहरा निषेचन क्या होता है। आपने अभी देखा कि जो परागकण होती है उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है, किस प्रकार से परिपक्व होता है, आपने अंडाशय में अंडाणु को बनते हुए देखा। ठीक है, इतना आप देख चुके हैं। अब हम चलते हैं परागण की विभिन्न विधियां क्या क्या होती है, किस प्रकार से जो ये परागण होता है, चलिए देखते हैं। तो जो पहला विधि है उसे हम कहते हैं कीट परागण। परागण की विधियां, परागण की विधियां में कौन कौन सी विधि आती है, सबसे पहला आता है कीट परागण। कीट परागण में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई वृक्ष या कोई पेड़ है, उस पे आपका ये क्या लगा हुआ है, ये फूल लगा हुआ है। ठीक है, और एक ये दूसरा वृक्ष है, इस पे भी क्या लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है आपका। ठीक है, कोई कीट आया, कीट क्या हुआ, यहाँ बैठा, इसके परागकण को लेकर कीट यहाँ से उड़ा और इसके वर्तिकाग्र पर क्या हुआ, चला गया। तो इसके वर्तिकाग्र पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे कीट परागण। ये कीट, जो परागण कीटों द्वारा हो, परागण में क्या सहायक हो, परागण किसके द्वारा, कीट द्वारा हो, उसे हम कहते हैं कीट परागण। यानी कि जिस परागण में कीट हमारी सहायता करते हैं, कीट यानी कि कोई भी जो कीड़ा है आपका, जैसे तितली हो गई, आपकी भौरा हो गया, वो क्या करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते हैं, तो एक फूल के परागकणों को दूसरे पुष्प के परागकण के पास ले जाते हैं और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास ले जाते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, क्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कीट परागण कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका जल परागण। दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है जल परागण। जल परागण क्या होता है कि जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे जल है, इसमें कोई पौधा है, ठीक है,
इसमें क्या लगे हैं, मान लो इसे फूल लगे हैं, और ये कोई जल में दूसरा पेड़ और लगा हुआ है, ठीक है, इधर लगा हुआ है, इसके ये फूल है। तो कोई कीड़ा है या कोई कीट है या कोई पक्षी है, मान लीजिए कोई कीड़ा ही है, यहाँ पे इसके इस पुष्प पे घूमा और यहाँ जल में उतरकर इसके पास, इसके पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जल परागण। क्या कहेंगे, जल परागण। यानी कि जब इस पुष्प के परागकण इसके जल द्वारा इस पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जल परागण कहेंगे। तो आपने देखा कीट परागण क्या होता है, कीटों द्वारा होता है। जल परागण क्या होता है, जल द्वारा होता है। एक और आता है जिसको हम कहते हैं वायु परागण, ठीक है, वायु परागण देख लेते हैं। तो वायु परागण क्या है, वायु परागण में वायु की सहायता से जो कि परागण की क्रिया होती है। तीसरा है वायु परागण, वायु परागण। वायु परागण में क्या होता है, ये कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प है, ठीक है, ये क्या है, ये स्त्री केसर पुंकेसर में दो भाग हैं, ऐसे कोई दूसरा ही पुष्प है, और ये दोनों पेड़ क्या है, एकदम पास पास लगे हुए हैं। ये दोनों पुष्प एकदम क्या, ये दोनों पेड़ एकदम पास पास लगे हुए हैं। तो यदि इसके परागकण वायु द्वारा इसके वर्तिकाग्र में पहुंचा दिए जाए, किसके द्वारा, वायु द्वारा, किस द्वारा, वायु द्वारा। यदि इसके परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर वायु द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वायु परागण। यानी कि कैसा परागण है, ये वायु परागण है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जल परागण पढ़ा, हमने कीट परागण पढ़ा, हमने वायु परागण पढ़ा। ये हो गई आपकी परागण की विधियां, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे ये नहीं समझ में आया या फिर मुझे इसमें परेशानी है, तो उस डाउट को हम अगली वीडियो में क्लियर करने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आपने एक टर्म सुना होगा इस चैप्टर में जिसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक फलन उन फल को कहते हैं, वे फल जिनके भीतर बीज नहीं पाए जाते उन्हें क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। तो वे फल जिनके भीतर बीज नहीं पाए जाते, बीज नहीं पाए जाते क्या कहलाते हैं, पाए जाते क्या कहलाते हैं, अनिषेक फल कहलाते हैं, अनिषेक फल कहलाते हैं, अनिषेक फल कहलाते हैं। ये आपका जो प्रश्न है जो ये पेपर में कई बार पूछा चुका है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं। तो अनिषेक फलन क्या होता है, वे फल जिनके भीतर बीज नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते, बीज नहीं पाए जाते, वो क्या कहलाते हैं, वो अनिषेक फल कहलाते हैं। और ये गुण क्या कहलाता है, ये गुण अनिषेकता कहलाता है। ये गुण क्या कहता है, अनिषेकता कहलाता है, ठीक है। अनिषेक फलन क्या है, वे फल जिनके भीतर बीज न पाए जाएं वो क्या होते हैं, वो अनिषेक फल कहलाते हैं। आपको ऐसे फलों के बारे में पता होगा, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन से फल हैं जिनके भीतर नहीं पाए जाते। हम भी चेक करते हैं कि आपको पता है या नहीं पता, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है, फल ऐसे फल कौन कौन से हैं जिनके भीतर नहीं पाए जाते, तो वो आपको क्या बताना है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऐसे कौन कौन से फल हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका अनिषेक फल, ठीक है, अनिषेकता जिसे हम कहते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने जो जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन करिए। हमने पढ़ लिया है परागकण का परिपक्व होना, हमने पढ़ा है अंडाणु का परिपक्व होना, उसके बाद हमने निषेचन की क्रिया पढ़ी, उसके बाद हमने दोहरा निषेचन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ लिया क्या, अनिषेकता किसे कहते हैं, अनिषेक फलन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्या कि जो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, परागण जो आपका होता है, जो आपका परागण होता है, परागण में आपके क्या होते हैं, कुछ जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे या वृक्ष जो होते हैं क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं,
एक लिंगी होते हैं। जैसे आपने पपीते का उदाहरण सुना होगा, पपीते के दो वृक्ष होते हैं, पपीता जो होता है वो एक लिंगी होता है, यानी एक लिंगी है। कुछ पपीते के वृक्ष में आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा, आप जानते होंगे कि जो पपीते का फल है वो लगता है और कुछ में पपीते का फल क्या होता है, नहीं लगता। तो जिसमें पपीता इसलिए क्या होता है, पपीता होता है एक लिंगी। क्या होता है, पपीता क्या है आपका, पपीता एक लिंगी है। क्या है, एक लिंगी है, पपीता एक लिंगी है। एक लिंगी फल वो होते हैं, एक लिंगी वृक्ष वो होते हैं जिनको निषेचन के लिए किसी दूसरे वृक्ष से परागकणों की आवश्यकता होती है। जिस वृक्ष में, जिस भी आप वृक्ष में देखेंगे फूल लगता है, जिस वृक्ष में आप देखेंगे क्या लगता है, फूल लगता है, उसी में क्या होता है, उसी में निषेचन की क्रिया होती है और उसी में क्या लगते हैं, उसी में फल भी लगते हैं। यानी कि ऐसे वृक्ष जिसमें फूल लगेंगे वो भी फूल के द्वारा निषेचन की क्रिया होगी और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, फल जो है वो लगेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भ्रूणपोष किसे कहते हैं। ये भी आपका परीक्षा में पूछा जाता है, भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष क्या है। तो भ्रूणपोष किसी फल का वह भाग है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष वह है जो कि बीज को चारों तरफ से कवर किए रहता है, जो बीज को चारों ओर से घेरने वाला भाग क्या कहलाता है, कहलाता है भाग भ्रूणपोष कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूणपोष कहलाता है। यानी कि आप जो फल खाते हैं, आपने देखा होगा फल के बीच में बीज होता है और बाहर वाला जो भाग है वो आप खाते हैं। आपने आम खाया होगा, आपने आम देखा होगा, आम के बीच में जो होता है बीज होता है और बाहर का भाग है जो हम खाते हैं। तो जो बाहर जो आप भाग खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही भ्रूणपोष कहते हैं, जो कि बीज को चारों ओर से घेरे रहता है। इस सीरीज में जो हम टॉपिक है वो थोड़ा जल्दी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमको जो है बोर्ड एग्जाम तक क्या है कि कोर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कराना है। अगर आपको जो है कि जल्दी से रिवीजन करना है तो ये आपके लिए क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन क्लास को जो ये मैं हेडिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यही हेडिंग से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसलिए इन सबको आप एकदम ध्यान से देखिएगा कि जो मैंने बताया भ्रूणपोष किसे कहते हैं, अनिषेक फलन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने आज आपको सब बताया। तो यही सब जो है वो डायरेक्ट आपके क्या होते हैं, ये सब आपके डायरेक्ट परीक्षा में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अंकुरण। क्या होता है अंकुरण, अंकुरण किसे कहते हैं, अंकुरण किसे कहते हैं, प्ररोह किसे कहते हैं, प्ररोह किसे कहते हैं, प्रांकुर किसे कहते हैं। ये दो भाग आपको जानना है। ठीक है, किसी भी बीज का, ठीक है, किसी बीज में दो भाग होते हैं, एक भाग जो ऊपर की तरफ गति करता है, दूसरा भाग जो नीचे की तरफ गति करता है। तो बीज से वह भाग जो ऊपर की ओर गति करे, बीज का वह भाग जो ऊपर की ओर गति करे, बीज का वह भाग जो क्या करता है ऊपर की ओर, यानी भूमि से ऊपर की ओर गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्ररोह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्ररोह कहते हैं। और जो नीचे की तरफ गति करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जड़ कहते हैं। प्रांकुर किसे कहते हैं, प्रांकुर उसे कहते हैं यदि कोई बीज है उसमें जो अंकुरण होता है, जो अंकुरण होता है, आपने देखा होगा चने को यदि आप पानी में भिगो दीजिए तो उसमें अंकुरण होना स्टार्ट होता है। अंकुरण यानी कि जो कि उसको नए जीव को उत्पन्न करने के लिए जो संरचना उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रांकुर। ये क्या है आपका प्रांकुर। आपने किसमें देखा होगा, आपने चने में देखा होगा, आपने प्याज में देखा होगा, आपने आलू में देखा होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। तो किसी बीज का वह भाग जो ऊपर की ओर गति करता है वो क्या कहलाता है, वो प्ररोह कहलाता है, और जो नीचे की ओर गति करता है उसे हम जड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्ररोह और प्रांकुर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा है क्या, आज की क्लास में हमने पढ़ा है परागकण पढ़ा, उसका
उसका परिपक्वन पढ़ा, अंडाणु पढ़ा, अंडाशय पढ़ा, दोहरा निषेचन पढ़ा, वर्तिका, और हमने इसका निषेचन क्रिया पढ़ी, दोहरा निषेचन क्या होता है, अनिषेक फलन पढ़ा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपकी आज क्लास में क्या थी, जो जो हमने इंपॉर्टेंट थी वो सारी कवर की है। इसमें इस चैप्टर में को खत्म करने के लिए एक क्लास और लगेगी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम आवृत्ति बीजीय, अनावृत्ति बीजीय और बीज से किस प्रकार फल बनता है वो पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो मैंने आज पढ़ाया है इस टॉपिक को आप एक बार फिर से रिवीजन करिएगा अच्छे से, क्योंकि ये डायरेक्ट टॉपिक जो आपकी परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं और बाहर बाहर हर साल आते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप अच्छी तरह से देखिएगा, और इसके आगे की जो नेक्स्ट क्लास है वो इस चैप्टर की एक अंतिम क्लास होगी, जिसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, और पिछली दोनों क्लास जो मैंने पढ़ाई हुई है उनको आप देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जय हिंद, जय भारत।